राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो है किंडरगार्टन विधि और उससे संबंधित एक और विधि जिसे हम मांटेंसरी पद्धति कहते हैं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम खेल विधि से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो खेल विधि की हम बात करें तो खेल विधि जो है ये 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके जो जनक है वह है कार्डवेल कुक, जिन्होंने इसे 1921 में खेल विधि का प्रतिपादन किया था। प्ले वे बुक में खेल विधि से संबंधित इन्होंने बातें दी है। और गणित शिक्षण की यह जो विधि है यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो प्ले वे बुक है यह कोल्डवेल कुक की बुक है, आपको इसका नाम भी याद रखना है। और इसके जनक कौन है प्ले वे बुक के? कोल्डवेल कुक, या फिर इसको इन्होंने ही लिखी थी। गणित शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है, सर्वांगीण विकास। खेल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी इसका क्या है, उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। ड्यूलिक की जो एक बुक है, एक वैज्ञानिक है ड्यूलिक, जिनकी बुक है फिलोसॉफी ऑफ प्ले। इसके अनुसार क्या है, जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। ड्यूलिक ने अपनी बुक फिलोसॉफी ऑफ प्ले में खेल विधि की एक परिभाषा दी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इस परिभाषा को किसने दिया है। नेक्स्ट हम बात करें खेल विधि के सिद्धांत। तो इसके सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है खेल का, दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का, तीसरा सिद्धांत है स्वतंत्रता का या स्वगति का, और चौथा सिद्धांत है मानसिक शक्तियों के विकास का। ठीक है। और खेल विधि के गुणों की बात करें तो यह करो और सीखो पर बल देती है, सर्वांगीण विकास पर बल देती है, और अभ्यास से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इस बात को आपको याद रखना है, खेल विधि अभ्यास से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है, न कि पूर्णता से अभ्यास की ओर। ठीक है दोस्तों, अभ्यास से पूर्णता की ओर खेल विधि अग्रसर होती है। नेक्स्ट हम बात करें खेल विधि से संबंधित, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में खेल आधारित विधि है इसकी शुरुआत फ्रोबेल द्वारा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में खेल आधारित विधि की शुरुआत फ्रोबेल द्वारा की गई, और खेल विधि का प्रवर्तक भी फ्रोबेल को माना जाता है, और खेल प्रणाली का जनक यह भी फ्रोबेल को माना जाता है। इन तीन चीजों में तो फ्रोबेल का नाम आएगा। अब चौथी बात हम करते हैं खेल विधि का जनक। तो खेल विधि का जनक कॉल्डवेल कुक को माना जाएगा, और खेल विधि का सर्वाधिक विकास भी किसने किया, कॉल्डवेल कुक ने। तो आपको ये अंतर याद रखना दोस्तों, कभी कभी इनमें से अगर सीधा प्रश्न आता है और वहां पर अगर ये दोनों वैज्ञानिक दिए हुए रहते हैं तो आप वहां पर किस वैज्ञानिक ने क्या कहा उस आधार पर आप टिक लगाएंगे कि उत्तर कौन सा रहेगा। या अगर उस प्रश्न में दोनों वैज्ञानिक में से किसी एक का नाम है तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लेकिन अगर दोनों ही वैज्ञानिकों का नाम दे दिया तो आपको याद रखना है कि खेल विधि का प्रवर्तक तो फ्राबेल है, लेकिन खेल विधि का जनक कौन है, कॉल्डवेल कुक। और खेल प्रणाली का जनक फ्रोबेल है। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक विकास किसने किया खेल विधि का, कॉल्डवेल कुक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन विधि का। जो डाल्टन विधि है यह 9 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। इसके जो जनक है वह मिस हेलन पार्कहर्स्ट। यह 1920 में इनके द्वारा दी गई। ये जो अमेरिका के डाल्टन नगर में डाल्टन विधि दी गई। यह जो आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, जो डाल्टन विधि है यह व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, यह बात आपको याद रखनी है। मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी। चूंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है इसलिए इसमें मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली दोनों ही प्रकार के बालकों के लिए यह उपयोगी है। बालक कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। इस विधि में जो बालक रहता है वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है, और यह विधि आत्मानुशासन का विकास करती है। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि में बालक को प्रतिदिन एक कार्य करना होता है। जो इस विधि में बच्चा जो रहता है या बालक जो रहता है वह प्रतिदिन क्या करता है, एक कार्य करता रहता है। अब हम डाल्टन विधि की बात करें आगे, तो इस विधि में क्या किया जाता है कि 1 माह तक की पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कार्य योजना कहते हैं। जो डाल्टन विधि रहती है इसमें 1 माह तक पढ़ाई जाने वाली जो भी विषय वस्तु रहती है उसको कार्य योजना कहते हैं। अब हम 1 माह के कार्य योजना की बात करें तो 1 माह में इसे 4 भागों में बांटा गया। 1 माह को 4 भागों में बांटा गया तो 4 सप्ताह हो गए। 1 सप्ताह को 5 इकाइयों में बांटा गया, और 1 माह में 20 दिन या 20 इकाइयों पर कार्य कर सकते हैं। तो जब हमने 1 मंथ या 1 माह को 4 भागों में बांटा, मतलब 4 सप्ताह में बांटा, और प्रत्येक सप्ताह में हम 5 इकाइयों पर कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम 4 गुणा 5 बराबर 20 इकाइयों पर 1 मंथ या 1 माह में कार्य कर रहे हैं। तो 20 इकाइयों पर अगर हम 1 माह में कार्य कर रहे हैं
और 20 इकाइयों पर कार्य करने के लिए हम एक माह में 20 दिन कार्य करते हैं, तो प्रत्येक दिन एक कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन विधि से तात्पर्य बालक के साथ एक विशेष प्रकार का समझौता जिसमें बालक को किसी निश्चित कार्य को निश्चित समय में निश्चित संसाधनों द्वारा करना होता है। जो डाल्टन विधि है यह बच्चों के साथ एक प्रकार का समझौता है जिसमें बालक एक निश्चित कार्य को निश्चित समय में और निश्चित संसाधनों के द्वारा करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्राली विधि। जो डेक्राली विधि है यह 4 से 19 वर्ष के बालक जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। इसके जनक है ए डेक्राली, यह 1901 में दी गई थी और यह बेल्जियम के निवासी है। आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, यह आपको याद रखना है। जो डेक्राली विधि है यह भी किस पर आधारित है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर। पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देती। यह विधि क्या करती है कि पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देती है। 12 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है और 12 वर्ष के बाद बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा दी जाती है। तो डेक्राली विधि है इसमें 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को तो एक साथ शिक्षा दी जाती है और 12 वर्ष के बाद बालक और बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा दी जाती है। सुबह जो इसमें सुबह के समय गणित की शिक्षा व भाषा की सामान्य शिक्षा दी जाती है डेक्राली विधि में, और डेक्राली विधि में शाम के समय खेलकूद, गीत और संगीत से संबंधित जो ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की। जो बुनियादी शिक्षा है यह 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। इसके जनक की हम बात करें तो महात्मा गांधी इसके जनक हैं। 1937 में इस विधि को महात्मा गांधी ने दिया था। जहां पर इन्होंने इस विधि को दिया था वह स्थान है वर्धा, महाराष्ट्र। हस्तशिल्प प्रशिक्षण पर बल। जो बुनियादी शिक्षा है दोस्तों इसमें हस्तशिल्प प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा बालक के मानसिक विकास की अपेक्षा शारीरिक कौशल के विकास पर बल देती है। क्योंकि यह हस्तशिल्प पर आधारित है तो यह मानसिक की अपेक्षा किस पर ज्यादा बल देती है? शारीरिक विकास पर। प्राथमिक शिक्षा के जो जनक है वह है गोपाल कृष्ण गोखले। यह प्राथमिक शिक्षा के जनक गोपाल कृष्ण गोखले है। यह बुनियादी शिक्षा से संबंधित प्रश्न नहीं है दोस्तों, लेकिन यह मैंने यहाँ पर इसलिए लिखाया है ताकि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है तो आप वहां इस प्रश्न को याद रखें, आप वहां पर महात्मा गांधी उत्तर न करें। प्राथमिक शिक्षा के जनक गोपाल कृष्ण गोखले आएंगे और बुनियादी शिक्षा के जनक जो रहेंगे वह महात्मा गांधी आएंगे। आगे हम बात करें भारतीय शिक्षा में सामाजिक अध्ययन विषय का सर्वाधिक प्रयोग बुनियादी शिक्षा में हुआ है। जो हमारी शिक्षा है भारतीय शिक्षा, इसमें सामाजिक अध्ययन का जो है उसमें जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है वह सामाजिक अध्ययन विषय का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? बुनियादी शिक्षा में हुआ। तो सामाजिक शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ था? बुनियादी शिक्षा में हुआ था। अब हम बात करें दल शिक्षण विधि की। दल शिक्षण की जो विधि है दोस्तों उसको टोली शिक्षण, सहकारिता, सहयोगी शिक्षण या टीम टीचिंग भी कहते हैं। दल शिक्षण के इतने प्रकार के नाम भी है, आपको ये याद रखना है। इसके जो जनक है वह है डेविड वारविक। दल शिक्षण के जनक कौन है? डेविड वारविक। और स्थान है इसका अमेरिका। 1955 में यह विधि दी गई थी। इसका प्रथम प्रयोग जो दल शिक्षण विधि है इसका प्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। और कब हुआ था? 1955 में। इस शिक्षण को लेजिक्स योजना अथवा इंटर्नशिप प्लानिंग भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि जो दल शिक्षण है इसको लेजिक्स योजना अथवा इंटर्नशिप प्लानिंग भी कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक अध्यापकों द्वारा समान शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण। जो दल शिक्षण है यह 2 से अधिक अध्यापकों या 2 अध्यापकों द्वारा किया जाता है, जिसमें समान शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की विशिष्ट समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। अब हम बात करते हैं दल शिक्षण में आगे। दल का गठन। जो दल शिक्षण है दोस्तों इसमें दल का गठन 4 रूपों में किया जाता है। जो प्रथम प्रकार रहता है उसमें एक विद्यालय के एक विभाग के अध्यापकों को शामिल किया जाता है। दल शिक्षण के गठन का जो दूसरा प्रकार रहता है इसमें एक विद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यापकों को शामिल किया जाता है। जो तीसरा है उसमें विभिन्न विद्यालयों के एक विभाग के अध्यापकों को शामिल किया जाता है। और जो चौथा प्रकार रहेगा उसमें विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न विभाग के अध्यापकों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार दल का गठन कितने रूपों में होगा? 4 रूपों में। प्रथम प्रकार में एक विद्यालय के एक विभाग से संबंधित अध्यापक, फिर दूसरा प्रकार में एक विद्यालय के विभिन्न विभाग से संबंधित अध्यापक, तीसरे प्रकार में विभिन्न विद्यालयों के एक विभाग से संबंधित अध्यापक, और चौथा जो प्रकार रहेगा उसमें विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न विभाग से संबंधित अध्यापक। इस प्रकार से इसके जो दलों का गठन है यह 4 रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दल शिक्षण के सोपान।
तो दल शिक्षण के 3 सोपान है। पहला सोपान है दल शिक्षण की योजना बनाना, दल शिक्षण का दूसरा सोपान है योजना का क्रियान्वयन करना, और दल शिक्षण का तीसरा सोपान है वो कार्यों का मूल्यांकन करना। तो दल शिक्षण के सोपानों की बात करें तो पहला रहेगा योजना बनाना, फिर दूसरा रहेगा उनका क्रियान्वयन करना, और तीसरा जो सोपान रहेगा वह रहेगा कार्यों का मूल्यांकन करना। अब दल शिक्षण के अंतर्गत 4 विधि आती है, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, समस्या समाधान और प्रयोगशाला विधि। ये चारों ही विधियां दल शिक्षण के अंतर्गत आती है। इनमें जो बच्चों से कार्य किया जाता है वह दल शिक्षण के अंतर्गत आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दल शिक्षण का सत्र। दल शिक्षण के 3 सत्र होते हैं, जो उनका जो समय रहता है वह रहता है 3 घंटे या 180 मिनट। अब सत्रों की हम बात करें तो पहले सत्र की हम बात करें तो पहला सत्र रहेगा आम सभा सत्र या वृहद सभा सत्र। इसकी हम बात करें तो इस सत्र का समय जो रहता है वह रहता है 90 मिनट। इसमें शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट हम बात करें विशिष्ट सभा सत्र, इसे लघु सभा सत्र भी कहते हैं। तो विशिष्ट सभा सत्र को लघु सभा सत्र भी कहते हैं। इसका समय 45 मिनट रहता है। इसमें शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। और अंतिम सत्र की हम बात करें जिसे प्रयोगशाला सत्र या इसे मूल्यांकन या समस्या समाधान सत्र भी कहते हैं, इसका समय 45 मिनट रहता है और इसमें विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ 3 प्रकार के सत्रों की बात की गई है, आम सभा सत्र, विशिष्ट सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। आम सभा सत्र 90 मिनट का, विशिष्ट सभा सत्र 45 मिनट का और प्रयोगशाला सत्र भी 45 मिनट का रहेगा। आम सभा सत्र और विशिष्ट सभा सत्र दोनों में ही अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन विद्यार्थी क्या रहता है दोस्तों, निष्क्रिय रहता है। और जो अंतिम सत्र है प्रयोगशाला सत्र, इसमें दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गुण की, तो प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है इसका। बालक को एक से अधिक अध्यापकों से सीखने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। ज्ञान में अधिकता व विविधता आती है, क्योंकि एक से अधिक प्रकार के अध्यापक अगर आपको अध्ययन कराएंगे तो आपके ज्ञान में विविधता और अधिकता दोनों ही आएगी। प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए क्या क्या अधिक उपयोगी, यह जो विधि है यह प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी है। दल शिक्षण के दोषों की बात करें तो दल का गठन करना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, अध्यापकों में वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग विद्यालयों से भी अध्यापक आते हैं, तो अध्यापकों में क्या रहता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है। कोई किस विधि से पढ़ाना अच्छा समझता है, कोई दूसरी विधि से पढ़ाना अच्छा समझता है, तो उनमें क्या आता है, वैचारिक मतभेद आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिने टीका विधि। जो है बिने टीका विधि है, इसके जनक है कार्ल टर्न वॉशबर्न। स्थान इसका अमेरिका है। यह 1919 में दी गई थी। जो कार्ल टर्न वॉशबर्न है, इन्होंने इसको अमेरिका में दिया था। और यह विधि जो आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। आपको बिने टीका विधि का भी याद रखना है, यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में बालक को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो बिने टीका विधि है इसमें बालक को क्या किया जाता है, शिक्षा जो है उसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस विधि में 20 प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। जो बिना टीका विधि होती है दोस्तों, तो बिना टीका विधि में 20 प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। एक वैज्ञानिक है ह्यूजेज, तो इन्होंने भी इस विधि के बारे में एक कथन कहा है। ह्यूजेज के अनुसार इस विधि में बालक को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर भावी जीवन के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की शिक्षण विधियों के बाद अब हम जो बची हुई शिक्षण विधियां है उनको आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।